गुड मॉर्निंग बच्चों। नवांकुर डीजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति पद्य खंड पाठ 5 प्रकृति चित्रण के अंतर्गत ऋतु वर्णन, जिसके रचयिता कवि सेनापति हैं। इस पाठ में 5 छंद हैं। बच्चों, पिछले वीडियो पार्ट 1 में छंद क्रमांक 1 और छंद क्रमांक 2 का अध्ययन कर लिया है। अब हम इस वीडियो पार्ट 2 में छंद क्रमांक 3, छंद क्रमांक 4 और छंद क्रमांक 5 पढ़ने जा रहे हैं। अब हम छंद क्रमांक 3 पढ़ेंगे, व्याख्या समझेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा ऋतुओं के विषय में चर्चा करेंगे। कवि सेनापति ने समस्त ऋतुओं का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु एवं शीत ऋतु का अलग अलग ढंग से सुंदर वर्णन किया है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में बसंत और ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन कर लिया है। अब हम छंद क्रमांक 3 में वर्षा ऋतु पढ़ेंगे और समझेंगे। छंद की व्याख्या के पहले हम संदर्भ तैयार करेंगे, फिर प्रसंग, व्याख्या और अंत में विशेष। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के प्रकृति चित्रण के अंतर्गत ऋतु वर्णन नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सेनापति हैं। अब अगले चरण में प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब हम इस छंद को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। दामनी दमक सोर चाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोरते कोकिला कला पिकल कूजत है जिते तित शीतल है हीतल समीर झक झोरते। दामनी दमक सोर चाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोरते। दामनी दमक सुरचाप की चमक। इस छंद में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में सबसे पहले हम वर्षा ऋतु को समझेंगे। वर्षा ऋतु, कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। चारों ओर वर्षा हो रही है, चारों ओर पानी ही पानी है। वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है, कैसे सुंदरता है, कहाँ सुंदरता है, किस लिए सुंदरता है। तो वर्षा ऋतु में वर्षा हो रही है। बच्चों, वर्षा ऋतु में बिजली चमकती है। दामनी दमक, बिजली चमक रही है, उसकी चमक दिखाई दे रही है। तो वर्षा ऋतु में बिजली चमकती है। और वर्षा ऋतु में सुरचाप की चमक, इंद्रधनुष अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोरते, वर्षा ऋतु का वातावरण है।
श्याम घटा की झमक, काली काली घटाएं आसमान में गर्जना कर रही हैं। और काली काली घनघोर घटाएं आसमान में फैली हुई हैं, चारों ओर घटाएं छाई हुई हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन है ना, तो वर्षा ऋतु में बिजली का चमकना, इंद्रधनुष का दिखाई देना और घटाओं का गर्जना करना और आसमान में काली काली घटाओं का छा जाना। तो आसमान में काली काली घटाएं छाई हुई हैं। और वर्षा ऋतु में कुछ पक्षी भी, जैसे कोयल, कोकिला, कोयल भी अपनी मधुर वाणी में बोलती है। कोयल बोल रही है, कोकिला और कलापी, मयूर की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसलिए कवि ने कहा है, कोकिला कलापी कल कूजत है। वर्षा ऋतु में कोयल और मोर की आवाज़ भी सुनाई देती है। अब हम इस छंद के कठिन शब्द और व्याख्या समझेंगे। दामनी दमक, जैसा कि पिछले चित्र में हमने बताया था, दामनी दमक, दामनी का अर्थ होता है बिजली, दमक का अर्थ होता है चमकना। सुरचाप का अर्थ है इंद्रधनुष, सुरचाप की चमक, इंद्रधनुष चमकता हुआ दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। श्याम घटा की झमक, काली काली घटाएं गर्जना कर रही हैं। अति घोर घनघोर ते वे घनघोर घटाएं, अति घनघोर घटाएं आसमान में छाई हुई हैं, आसमान में फैली हुई हैं, दिखाई दे रही हैं। इन दोनों पंक्तियों का फिर से हम व्याख्या करते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में चारों ओर बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष भी चमकता हुआ सुंदर दिखाई दे रहा है। आसमान या आकाश में काली काली घटाएं जोर से गर्जना कर रही हैं। वर्षा ऋतु में घनघोर घटाएं आकाश में छाई हुई हैं। कोकिला कलापी, तीसरी पंक्ति है, कोकिला कलापी। कोकिला का अर्थ है कोयल, कलापी का अर्थ है मोर। कल का अर्थ होता है आवाज, कूजत है, कूजत है बोलना, नाद करना। जिते तिते जहाँ देखो वहाँ, वर्षा ऋतु में कोयल बोल रही है। मयूर भी आवाज कर रहे हैं, वह भी बोल रहे हैं, अर्थात मोर भी बोलती है, आवाज करती है, कूजती है। जित तित जहाँ देखो वहाँ, चारों ओर शीतलता ही शीतलता है। अब वर्षा हो रही है तो शीतलता तो होगी ही, चारों ओर शीतलता ही शीतलता है। जित तित शीतल है, जहाँ देखो वहाँ शीतलता ही शीतलता है। हीतल हृदय, समीर वायु, झकझोरते। अब वर्षा ऋतु में वर्षा हो रही है, जहाँ देखो वहाँ शीतलता है। ठंडी ठंडी हवाएं, समीर हवाएं चल रही हैं, वायु बह रही है। झकझोरते, जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो निश्चित रूप से हमें ठंड लगने लगती है। तो ऐसा लगता है किसी ने हमें झकझोर दिया, हृदय में शीतलता है।
शीतल है हीतल समीर झकझोरते, कोकिला कलापी कल कूजत है जिते तिते। ऐसी मनमोहक वर्षा ऋतु में, ध्यान दें, हम इन दोनों लाइन का अर्थ समझ रहे हैं। ऐसी मनमोहक वर्षा ऋतु में कोयल बोल रही है, कलापी मयूर भी अपनी नाद अथवा आवाज से वर्षा ऋतु की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस ऋतु में कोयल और मयूर दोनों बोल रहे हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जहां देखो वहां शीतलता ही शीतलता है, हृदय में भी शीतलता है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। वर्षा ऋतु में बहने वाली ठंडी ठंडी हवाएं हृदय में शीतलता बढ़ा देती हैं। वे हवाएं हृदय को झकझोर रही हैं। सेनापति आवन कहियो है मन भावन, कवि सेनापति कहते हैं आवन कहियो है मन भावन। आवन कहियो है तो यहाँ आवन कहियो है का अर्थ है आने के लिए कह गए थे। मन भावन, मन को अच्छा लगना, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला अर्थात प्रियतम। इसके बाद लागो तरसावन बिरह जुर जोर ते। बिरह जुर का अर्थ है बिरह रूपी ज्वर या वियोग रूपी ज्वर या ताप। जोर ते वृद्धि होना, बढ़ना, जोर पकड़ना। कवि सेनापति नायिका के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मन भावन प्रियतम वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व आने के लिए कह गए थे, किंतु वे नहीं आए। अतः प्रियतम के न आने से वर्षा ऋतु में नायिका के विरह रूपी ज्वर में वृद्धि हो रही है, मतलब वियोग रूपी ताप बढ़ रहा है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, लागो है बरसावन सलिल चहु ओरते। आयो सखी, सखी हे सखी, सावन का अर्थ है श्रावण, मदन सरसावन, मदन का अर्थ कामदेव। आयो सखी सावन मदन सरसावन, लागो बरसावन सलिल, इसमें सलिल का अर्थ है पानी, चहु ओर का अर्थ है चारों ओर। आयो सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इस वर्षा ऋतु में विरह के दुख को बढ़ाने वाला सावन चारों ओर से जल बरसाने लगा है, चारों ओर वर्षा हो रही है। इस ऋतु में विरहिणी नायिका की काम भावना बढ़ रही है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। इस छंद में ब्रज भाषा है, प्रकृति का सुंदर चित्रण है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इस छंद में वियोग श्रृंगार रस की झलक भी दिखाई देती है, अर्थात वियोग श्रृंगार रस भी है। माधुर्य शब्द गुण का प्रयोग किया गया है, कवित्व छंद है, अनुप्रास अलंकार है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम संभग यमक का प्रयोग भी किया गया है। इस छंद में संभग संभग यमक का प्रयोग किया गया है। छंद नंबर 4, पाउस निकास ताते पायो अवकाश भयो, जौन को प्रकाश शोभा शशि रमणीय को। पाउस निकास, पाउस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, निकास का अर्थ है निकल जाना या
व्यतीत होना। ताते उससे, पायो प्राप्त होना, अवकाश, अवकाश का अर्थ छुट्टी से होता है, छुटकारा मिल गया है, वर्षा ऋतु से छुटकारा प्राप्त हो गया है। जिस छंद को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस छंद में शरद ऋतु का मनोहारी वर्णन किया गया है। पाउस का अर्थ वर्षा ऋतु, निकास का अर्थ व्यतीत, ताते का अर्थ उससे, अवकाश का अर्थ छुटकारा, जौन को प्रकाश, इसमें जौन को प्रकाश, इसका अर्थ है चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी रात, चंद्रमा का प्रकाश। शोभा का अर्थ शोभा, सुंदरता। शशि का अर्थ है चंद्रमा और रमणीय का अर्थ सुंदरता से है, इसका अर्थ सुंदर है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, अर्थात वर्षा ऋतु निकल गई है, व्यतीत हो गई है, उससे अब छुटकारा मिल गया है, अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है। अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है, तो शरद ऋतु में क्या क्या अच्छा लगता है? अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है, शरद ऋतु में स्वच्छ आकाश में, स्वच्छ आकाश में, विमल आकाश में सुंदरता है। शरद ऋतु में स्वच्छ आकाश में चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है, चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है। शरद ऋतु में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, शरद ऋतु में चंद्रमा अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है, शोभा शशि रमणीय को। शरद ऋतु में चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी रात अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है और चंद्रमा भी सुंदर दिखाई दे रहा है, सुशोभित हो रहा है। विमल आकाश होत बारिज विकास, विमल का अर्थ होता है निर्मल पवित्र, आकाश का अर्थ है आकाश, होत बारिज विकास, बारिश का अर्थ है कमल, विकास का अर्थ है विकसित होना, खिलना। बादलों के ना होने से आकाश निर्मल साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है। इस ऋतु में कमल के फूल खिलने लगते हैं। सेनापति फूले कास हित हंसन के हिये को, कभी सेनापति कहते हैं फूले कास, कास फूलने लगते हैं। अब इसमें कास का अर्थ है एक प्रकार की घास, सफेद फूल लगते हैं जिसमें। हिय का अर्थ है हृदय। कभी सेनापति कहते हैं कि शरद ऋतु में कास फूलने लगते हैं जिससे हंसों के हृदय का हित हो रहा है, अर्थात जिसे देखकर हंस प्रफुल्लित हो रहे हैं। छिति न गरद मानो रंगे हैं हरद, साली सोहत जरद को मिलावे हरि पिय को। छिति न गरद, शरद ऋतु में पृथ्वी धूल से रहित है। छिति का अर्थ है पृथ्वी, गरद का अर्थ है धूल। छिति न गरद, पृथ्वी धूल से रहित है। मानो रंगे हैं हरद, अब शरद ऋतु में धान के पौधे ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो इन्हें हल्दी में रंग दिया है। हरद का अर्थ है हल्दी, साली का अर्थ है धान। यह फसल का नाम है साली, धान की फसल। कितना सुंदर वातावरण है, पृथ्वी धूल से रहित है, चारों ओर धान के पौधे हैं और वह ऐसे दिखाई देते हैं मानो इन्हें हल्दी में रंग दिया हो। सोहत जरद, सोहत जरद, अब हल्दी में रंगे हुए धान के पौधे
सोहत जरद, जरद का अर्थ है पीला, पीले दिखाई दे रहे हैं और सुशोभित हो रहे हैं। को मिलावे हरि पिए को, इस मनमोहक ऋतु में ऐसा कौन है जो मुझे मेरे प्रियतम से मिला दे। अब हम फिर से इसको और अच्छे से समझते हैं। पृथ्वी धूल से रहित है, चारों ओर धान के पौधे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो इन्हें पीले रंग में रंग दिया है। पूरी पृथ्वी हल्दी रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं कि धान के पौधे पीले दिखाई दे रहे हैं और अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गृहिणी नायिका कहती है कि ऐसी मनमोहक ऋतु में ऐसा कौन है जो मुझे मेरे प्रियतम से मिला दे, अर्थात गृहिणी नायिका अपने प्रियतम से मिलना चाहती है। मत्त है दुरद, मत्त का अर्थ है मस्त, मतवाला। दर्द का अर्थ है, मत है दुरद, 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 दुरदः दुरद। दुरद का अर्थ है हाथी, हाथी मस्त दिखाई दे रहे हैं। इस ऋतु में हाथी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मिट्टियों खंजन दर्द, दर्द का अर्थ है दुख, पीड़ा। इस ऋतु में खंजन पक्षी की पीड़ा समाप्त हो जाती है। ऋतु आई है शरद, शरद ऋतु का आगमन हो गया है, शरद ऋतु आ गई है और सब जीवों को, सभी जीवों को सुख प्रदान करने वाली है। यह ऋतु सभी जीवों को सुख देती है। मत है दुरद मिट्यो खंजन दर्द, ऋतु आई है शरद सुखदाई सब जिये को। मद मस्त बना देने वाली शरद ऋतु में हाथी भी मदमस्त दिखाई दे रहे हैं, वह मतवाले हो रहे हैं, प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। शरद ऋतु में खंजन पक्षी भी प्रसन्न हैं। शरद ऋतु में खंजन पक्षी की पीड़ा समाप्त हो जाती है। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु समस्त जीवों को सुख प्रदान करती है, सभी जीवों को सुख प्रदान करने वाली शरद ऋतु आ गई है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस है, माधुर्य शब्द गुण है, कवित्व छंद है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। छिति न गरद मानो रंगे हरद, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अंतिम छंद है, छंद क्रमांक 5। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ, घाम हूं में चांदनी की दुती दमकती है। इस छंद में शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। शीत ऋतु, शरद शिशिर ऋतु, ठंड के दिन। इस छंद में शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ। शिशिर, इसका अर्थ है शीत ऋतु। शशि, शशि का अर्थ है चंद्रमा। स्वरूप, इसका अर्थ है स्वरूप। पावे, प्राप्त करना। सविताऊ, इसका अर्थ है सूर्य। कवि कहते हैं कि शीत ऋतु में सूर्य चंद्रमा की भांति दिखाई देने लगता है, चंद्रमा की भांति दिखाई दे रहा है। सूर्य ने चंद्रमा का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। घाम हूं में चांदनी की दुती दमकती है। घाम, सूर्य का प्रकाश, चांदनी, चंद्रमा के प्रकाश की चमक। चांदनी की दुती का अर्थ है चंद्रमा के प्रकाश की चमक। दमकती है, चमकती है। अब शीत ऋतु में
जो सूर्य का प्रकाश है वह चंद्रमा के प्रकाश की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सेनापति होत शीतलता है साहस गुणी। कवि सेनापति कहते हैं होत शीतलता है साहस गुणी। साहस गुणी का अर्थ है 1000 गुनी। शीतलता अर्थात ठंडक, शीतलता है। शीत ऋतु में, शीतलता में, ठंडक में 1000 गुनी वृद्धि हो जाती है। कवि कहते हैं कि शीत ऋतु में ठंडा वातावरण हो जाता है, अधिक ठंड बढ़ जाती है और शीतलता में 1000 गुनी वृद्धि हो जाती है। रजनी की झाई बासर में झलकत है। रजनी इसका अर्थ है रात्रि, झाई से तात्पर्य छाया, वासर का अर्थ है दिन। झलकती है, झलकना, दिखाई देना। शीत ऋतु में दिन रात जैसा दिखाई देने लगता है। दिन में ही रात्रि की झलक दिखाई देने लगती है। रजनी की झाई बासर में झलकत है, दिन में ही रात्रि की झलक दिखाई देने लगती है। अब चाहत चकोर सुर और दीर्घ छोर करी। चकोर पक्षी का नाम है, चकोर, चकोर पक्षी। चाहत, चकोर पक्षी चांद को चाहता है, चांद से प्रेम करता है। सूर, सूर्य, और, उस ओर, दृग, दृग का अर्थ है नेत्र। कवि कहते हैं कि चकोर पक्षी चांद से प्रेम करता है। शीत ऋतु में चकोर पक्षी सूर्य को चांद समझकर, चकोर पक्षी क्या करता है? सूर्य को चांद समझने लगता है। इस ऋतु में सूर्य को चांद समझने लगता है। चांद समझकर उसे अपलक दृष्टि से देखता रहता है। वह सूर्य को चांद समझकर निरंतर अपलक दृष्टि से देखता रहता है। अब इसमें चकोर पक्षी भ्रमित हुआ है। भ्रमित होने के बाद उसने निश्चय भी कर लिया है कि यह सूर्य नहीं, चांद है, और उसे देखता रहता है। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। चाहत चकोर सुर और दीर्घ छोरी कर। अगला है चकवा की छाती तज धीर धसकत है। चकवा पक्षी, चकवा एक पक्षी होता है जो रात में अपनी चकवी से बिछड़ जाता है। छाती, छाती का अर्थ है हृदय, तजी का अर्थ है त्याग कर या त्यागना, धीर का अर्थ है धैर्य, धसकती है दिल बैठ जाना, दुखी होना। अब इसमें चकवा पक्षी क्या समझ रहा है? शीत ऋतु में चकवा पक्षी दिन को रात समझ रहा है। उसे लगता है कि अब रात हो रही है। उसे डर है अपनी चकवी से बिछड़ने का, इसलिए दुखी हो रहा है और धैर्य टूट रहा है। धीर तजी, उसका धैर्य टूटने लगता है और वह दुखी होने लगता है। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में जब चकवा पक्षी दिन को रात समझने लगता है, उसे रात्रि को भ्रम हो जाता है, तो उसका दिल बैठने लगता है, वह दुखी होने लगता है और उसका धैर्य टूटने लगता है। क्योंकि चकवा पक्षी दिन को ही रात समझ रहा है, इसलिए
वह भ्रमित हो गया है और उसने निश्चय भी कर लिया है कि यह दिन नहीं है, रात्रि है, रात होने वाली है, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है चंद के भरम हो तो मोद है कुमुदनी को। चंद, इसका अर्थ है चंद्रमा। चंद के भरम हो तो चंद का अर्थ है चंद्रमा, भरम का अर्थ है भ्रम, मोद का अर्थ है प्रसन्न, और कुमुदनी यह है चंद्र विकासी है जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं। कुमुदनी चंद्रमा के प्रकाश में विकसित होती है, खिलती है। कवि कहते हैं कि कुमुदनी सूर्य को चांद समझकर भ्रमित होकर प्रसन्न हो रही है। वह सूर्य को चांद समझ बैठी है, चांद समझकर प्रसन्न हो रही है। वह दिन में ही खिलने लगती है, जबकि यह चांद विकासी होती है, चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है, तो सूर्य को चंद्रमा समझकर विकसित होने लगती है, खिलने लगती है। अब शशि शंख पंकजनी फूल ना सकत है, लास्ट पंक्ति है। शशि चंद्रमा, शंख का अर्थ है संदेह या शंका, पंकजनी का अर्थ है कमलनी। यह है सूर्य के प्रकाश में विकसित होती है। फूल ना सकत है, फूलने में असमर्थ है, यह फूल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि इसे शंका है, संदेह हो रहा है। सूर्य को देखकर यह उसे चंद्रमा समझ रही है। संदेह है, सूर्य को चांद समझकर यह फूलने में असमर्थ है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में विकसित होती है। तो शशि शंख पंकजनी फूल ना सकत है। कवि कहते हैं कि कमलनी सूर्य को चांद समझकर फूलने में असमर्थ है, वह विकसित नहीं हो रही है, जबकि यह सूर्य के प्रकाश में ही विकसित होती है, किंतु वह सूर्य को चांद समझकर फूल नहीं रही है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इस छंद में माधुर्य शब्दगुण हैं। इस छंद में भ्रांतिमान अलंकार है। कौन कौन सी पंक्तियों में है? यहाँ चाहत चकोर, चकोर पक्षी भ्रमित हुआ है, चकवा पक्षी भ्रमित हुआ है, और कुमुदनी भी भ्रमित हुई है। इन पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। यह है कवित्व छंद है, जिसे मनहरण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इस तरह बच्चों ऋतु वर्णन नामक पाठ की व्याख्याएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।